बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज बात होगी यकीनन पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, इन दोनों के रिलेशनशिप के हवाले से बात होगी। और इसके साथ साथ इस रीजन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती है, वो ईरान हो, चाइना हो, वो अफगानिस्तान हो, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और आज हमें जो दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने, रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दोनों का इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूं। वैसे दोनों आपके लिए कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जाने पहचाने आप लोगों के हैं। हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता साहब, आप उनको देखते रहते हैं। वेलकम टू द शो सर, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया यू आर जॉइनिंग अस। And my second guest is Brigadier Retired Sayyid Nazir from Pakistan. Welcome to the show, sir. Thank you indeed. Brigadier Sayyid Nazir sir. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much. और जय हिंद और जय सब कुछ सबके लिए जो भी देख रहे हैं, सब मेरी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी दुआएं, सब खुश रहे। Thank you sir, thank you very much sir for joining the show. First time ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर से नज़ीर साहब तो वक्तन फवक्तन मेरे शोज में डिबेट विद फखर में आते रहते हैं, तो यकीनन आज का शो भी आप लोग एंजॉय करेंगे। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें, जो दो सोल्जर्स हैं फ्रॉम बोथ द कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया, तो वहां से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इन दोनों के थ्रू। अनिल गुप्ता साहब, क्योंकि आप बॉर्डर के उस पार से हैं, तो वैसे मेहमान आप दोनों हैं मेरे, लेकिन हम स्टार्ट लेते हैं बॉर्डर के उस पार जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे। इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पिछले 2-3 सालों से हम देखते हैं, वैसे तो 1947 के बाद हमारे ताल्लुकात कभी अच्छे कभी खराब होते रहते हैं, और लोग कहते हैं कि भाइयों के बीच में ऐसा होता रहता है। लेकिन अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट आपको नजर आई, मोदी जी ने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फिर उसके बाद उसका जवाब दिया, और फिर ट्रेड की बात भी शुरू हो गई। अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो सकी, बट राइट नाउ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप तो फौज से भी आपका ताल्लुक है और पॉलिटिक्स से भी आपका ताल्लुक है, तो क्या नजर आ रहा है हिंदुस्तान में, और फिर पाकिस्तान से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, तकरीबन एक हफ्ता पहले एक रोशनी की किरण दिखी थी और हम सब बहुत खुश थे। पूरा हिंदुस्तान खुश था, हिंदुस्तानी खुश थे, क्योंकि सब हिंदुस्तानी चाहते हैं कि हम अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। और जब वो रोशनी की किरण नजर आई तो हम सब बहुत खुश थे। उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई जिसको देखकर लगा कि शायद ये रोशनी किरण सचमुच रोशनी लेकर आएगी। और उसके बाद ट्रेड की अनाउंसमेंट हुई। ट्रेड की अनाउंसमेंट एक इशारा थी कि हाँ, कुछ ना कुछ सीरियसनेस है। लेकिन उसके 2 दिन बाद जो हुआ ड्रामा, जिसे मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तानी चैनल्स को मैं फॉलो करता हूँ, वो कहते हैं कि इमरान खान की नाकामी है। इमरान खान साहब खुद अपनी कैबिनेट में कबीना के अंदर राय इत्तेफाकी नहीं बना सके, वो देश के अंदर अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चल सके। वो ठीक है, इमरान खान साहब से गलती हुई होगी, लेकिन जनरल कमर बाजवा, क्या उनके साथ भी फौज उनके साथ नहीं है? क्या फौज के अंदर भी राय इत्तेफाकी नहीं है? क्योंकि देखिए, सब दुनिया अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो तो रावलपिंडी से ही कंट्रोल होती है। तो अगर ये बात है तो सिर्फ एक बात का मेरे को शक रह जाता है कि क्योंकि जनरल बाजवा साहब भी इज ऑन एक्सटेंडेड टेन्योर एक्सटेंशन पर हैं, तो शायद उनकी कुछ लोग ना सुन रहे हो, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। फौज के अंदर ऐसा होता नहीं है। तो क्या कारण है कि जनरल बाजवा साहब के चाहने के बावजूद भी, और जो मैंने स्टडी की है और जो थोड़ा बहुत मैंने आपके जानकारों से बात की है, इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग भी जनरल बाजवा की ही इनिशिएटिव था। वही दुनिया को एक नया नैरेटिव पेश करना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान इज शिफ्टिंग फ्रॉम जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशंस टू ए जियो इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन। बहुत अच्छी बात है। और अगर वो ऐसा नैरेटिव पेश करना चाहते हैं तो फिर इसकी मुखालफत क्यों हो रही है? क्यों लोग, क्या आपके अंदर हार्डकोर एलिमेंट्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं? क्या ISI भी अभी जनरल बाजवा की नहीं सुन रही है? क्या कारण है? ये कारण हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे तो खुशी होगी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि द टॉक्स मस्ट रिज्यूम, डायलॉग होना चाहिए। जब तक दोनों हमसाओं के बीच डायलॉग नहीं होगा तब तक स्टेटस को बना रहेगा, और स्टेटस को इज नॉट द आंसर।
अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें बातचीत करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी लेवल पे करें, जरूरी नहीं है कि स्मिथ लेवल पे बात होनी चाहिए, किसी भी लेवल पर बातचीत करें, बातचीत शुरू तो होनी चाहिए ना, शुरुआत तो कीजिए, फिर किस तरह कहाँ जाता है। और शुरुआत के लिए आप कोई एक साइड एजेंडा नहीं तय कर सकती है, एजेंडा म्यूचुअली तय होना चाहिए। अगर पहले से ये कह देना कि जब तक 370 नहीं हटेगा या जब तक कश्मीर का मसला पहले डिस्कस किया जाएगा, बाकी कुछ और बाद में टेबल पे हम बैठेंगे, तो फिर ये ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हमें चाहिए मिलजुल के एजेंडा तय करना और बातचीत को आगे बढ़ाना। ये मेरी तमन्ना है, ये हिंदुस्तानियों की तमन्ना है। बिल्कुल ज़बरदस्त गुप्ता साहब, आपने जो बात की कि आपकी ख्वाहिश, बल्कि मेरा ख्याल ज़्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अच्छा ताल्लुक़ कायम हो, उसका फ़ायदा दोनों ममालिक के अवाम को होगा। हो सकता है कुछ लोगों का नुकसान होगा, लेकिन वो बहुत कम है, वो शायद हम मतलब गिनती उनकी कर सकते हैं, इतने कम लोग हैं वो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होगा। ब्रिगेडियर नज़ीर साहब, क्योंकि आप भी ताल्लुक़ आपका सियासत से तो नहीं है, लेकिन मीडिया के हवाले से मैं आपको देखता रहता हूँ, नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया के साथ आप वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। अनिल गुप्ता साहब ने एक बात जो की कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, बजाय इसके कि यहाँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट में बने, वो पिंडी में बनती है और उसका नुकसान हमें होता है, क्योंकि हर किसी का अपना काम है। मैं ये नहीं कहता कि फौज की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पाकिस्तान की फौज हो या हिंदुस्तान की फौज हो, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक अलग फील्ड है, उसके लिए बड़े स्पेसिफाइड लोग होते हैं जो वो बनाते हैं। उस हवाले से आप क्या अपना टेक देंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पॉलिसीज का ताल्लुक होता है, तो पॉलिसी सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाता। पॉलिसी जो होती है उसमें जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, और जितना भी उसमें मुख्तलिफ तरीके से इनपुट आता है, उन सबको सामने रख कर बनाया जाता है। फिर जो फॉरेन पॉलिसी होती है और कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, इसके अलावा डिफेंस सिक्योरिटी की पॉलिसी हो, तो वो लॉन्ग टर्म भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, रीजनल भी होती है, इंटरनेशनल भी होती है। क्योंकि आजकल तो ग्लोबल विलेज है, तो आपने बहुत सारे फैक्टर्स को अपने जो आपके नेशनल पावर पोटेंशियल्स होते हैं उनको सामने रखना होता है, और फिर उसके साथ जो आपको चैलेंजेस होते हैं आपके जो नेशनल गोल को हासिल करने के लिए, उनको भी सामने रखने हो। फिर ये होता है कि उसके लिए आप मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्ट्रेटेजिक प्लान पर फिर उसकी बिसात बिछाते हैं कि किस तरीके से जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज आएगी, वो इकनॉमिक की होगी, वो पॉलिटिकल होगी, वो इसके अलावा सिक्योरिटी की होगी, मीडिया की होगी। तो इसमें सिनर्जी किस तरीके से लानी है, और उस सिनर्जी लाने के बाद फिर आप बाकायदा टाइम टू टाइम उसको टाइम लाइन पर उसको इवैल्यूएट करते हैं। और ये नहीं है कि आप स्ट्रेट पाथ में चलते हैं, बल्कि आप वक्तन फवक्तन उसमें हालात के मुताबिक एडजस्टमेंट भी करते रहते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी कायम होता है वो इंटैक्ट रहता है। अब जहाँ तक पाकिस्तान के इस पॉलिसीज का ताल्लुक है, तो मैं कहता हूँ कि आजकल थोड़ी सी वर्ल्ड जो है वो फास्ट फॉरवर्ड पर है, और फास्ट फॉरवर्ड में ये होता है कि आपको बहुत अलर्ट भी रहना पड़ता है। आपको अपने जो आपके सफारती टूल्स हैं और उनको बड़ा शार्पन और उसको बड़ा इन्फॉर्म भी रखना पड़ता है। और तीसरी बात ये होती है कि आपके जितने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, डिसीजन उनके दरमियान आपका कोऑर्डिनेशन और आपका जो सोच है उसमें भी एक सुई होनी चाहिए। जहाँ तक पिंडी का ताल्लुक है या जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है, तो हम सुनते भी हैं और दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हम एक पेज पर हैं। अगर वो एक पेज पर हैं और एक लाइन पढ़ रहे हैं, तो अगर दोनों उस पर एग्रीड हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हमें तो शक की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि दोनों वही बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात हुई जो कि दोनों डीजीएमओस के दरमियान बातचीत हुई और उसके नतीजे में एक डिसएंगेजमेंट हुआ। मैं ये नहीं कहता कि डी एस्केलेशन हुआ। उस डिसएंगेजमेंट के नतीजे में जाहिर है कि दोनों समझ रहे थे कि शायद ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम तो उसकी तो समझ आ जाती है, लेकिन जहां तक ये इसके पीछे की अवामिल है, क्यों ये हो रहा है, वो जाहिर है कि कश्मीर है।
उस जो जितना तनाव है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो ट्रेड का तनाव है, वो डिप्लोमेसी का तनाव है, या जो फिशार है सिक्योरिटी का है, या जो भी आप पीपल टू पीपल का है, या जो भी आप समझ लें, उसका तो एक ही मतलब है कि जो फाउंटेन हेड है या जो इरिटेंट है वो कश्मीर का कोर इशू है। अब हम ये देखते हैं कि तकरीबन 73 साल से इस मसले के गिर्द हम घूमते रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल मसला भी है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा पर के और प्लस उस पर करारदादें हैं। दूसरी तरफ पर इंडिया ये कहता है कि ये बायलैटरल है, दूसरी तरफ पर ये कहता है कि इनकी स्टैटिक पॉलिसी ये थी कि कश्मीर को हम स्टेटस को में रखना चाहते ताकि उस पर बातचीत न हो, उस पर आगे न बढ़े, जो कि पाकिस्तान की जो 5 अगस्त 2019 की बात थी, उसके बाद पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर प्लस फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटेड पॉलिसी थी कि जब तक 370 और 35A से इंडिया पीछे नहीं हटता तब तक न कंपोजिट डायलॉग हो, न कंप्रिहेंशन होगा और न ट्रैक 2 होगा। अब इस स्टेटेड को क्यों चेंज कर दिया, इसके बारे में बातचीत हो सकती है। ओके सर, अनिल गुप्ता साहब, बेसिकली हमने वैसे टॉपिक कश्मीर का तो वो नहीं किया हुआ था बीच में जब आपको मैंने टॉपिक्स वगैरह भिजवाए थे, लेकिन क्योंकि जिक्र होता है इन चीजों का और आप बिलोंग भी करते हैं कश्मीर से, जम्मू से आपका ताल्लुक है, तो इस इशू को हम कैसे मतलब इमरान खान साहब ने पहले कहा कि हम कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट करेंगे, उसके मतलब 2 दिनों बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी ये हमने मतलब यू टर्न, हम उसको इन सिंपल कहते हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने एक यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि नहीं जी जब तक 370 और 35A को वापस बहाल नहीं किया जाता, रिटेन नहीं किया जाता, तो हम उस वक्त तक कोई बात नहीं करेंगे या कोई ट्रेड नहीं करेंगे। एज ए कश्मीरी, क्योंकि आपका कश्मीर से ताल्लुक है, आप कैसा देखते हैं इस वाली स्टेटमेंट को इन शॉर्ट, इस पे, और इसके बाद फिर दूसरे इशू की तरफ हम जाएंगे। देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक ही पेज पर है। साफ जाहिर है वो एक पेज पर नहीं है। अगर वो एक पेज पर होते तो जनरल बाजवा ने क्या कहा? जनरल बाजवा ने कि हम पास्ट को भूलना चाहते हैं, हमें फ्यूचर देखना चाहिए, हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स की जरूरत है। हम काफी देर तक जियो पॉलिटिक्स के सारे देख चुके हैं, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। कश्मीर मुद्दा है लेकिन इट कैन बी सॉल्व थ्रू डायलॉग। उन्होंने तो नहीं कहा ना कि कश्मीर के जब तक 370 की बहाली नहीं होगी तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने तो सुलह का हाथ दिया था, लेकिन इस्लामाबाद से क्या हुआ वो आपने देख लिया। तो मैं तो नहीं मानता और ना ही दुनिया मानती है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक ही पेज पर है। और देखिए, 370 भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें किसी की दखलंदाजी हमें मंजूर नहीं है और ना ही हम चाहेंगे। हमने आपके इलाके में दखलंदाजी नहीं की। आपने गिलगित बाल्टिस्तान को पीओजे से अलग कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा। आप 5th 6th अमेंडमेंट लेकर आए गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर और आप उसको सूबा बना रहे हैं, जबकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पीओजे के आपका हिस्सा ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इसको अपना सूबा बनाएंगे? हमने कुछ नहीं कहा। हमने तो सिर्फ यही कहा कि ये हमारा हिस्सा है, हमारा अंग है, हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ है, पीओजे के इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और हम इसको मेंटेन करते हैं। हमने इसको सॉवरेनिटी का इशू माना है, लेकिन हमने कभी भी आपके जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं किया है। तो फिर आप क्यों 370 को लेकर, 370 और ट्रेड का क्या लेना देना है? ट्रेड से किसको फायदा, किसको नुकसान हो रहा है? पहले से ही इम्बैलेंस था ट्रेड में आप में और पाकिस्तान के अंदर। अब जब से आपने ट्रेड बंद किया है आपको 97% नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसको नुकसान हो रहा है? हमें तो जरूरत नहीं है और ना ही हम कहते हैं, लेकिन आपको अगर जरूरत है तो उसको 370 के साथ जोड़ के फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आ रहे हैं? जियो इकोनॉमिक्स तो यही डिक्टेट करती है ना कि अगर आपकी जो नेसेसिटी है, आपकी जो इकोनॉमी की हालात है, उसको किसी भी कोई भी 370 या कोई भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव, ये तो नहीं उसको हल कर सकता। अगर आपकी इकोनॉमी को हल कर सकता है तो वो है इकोनॉमिक मेजर्स। इकोनॉमिक मेजर्स जो प्रूडेंस कहती है, प्रूडेंस ये कहती है कि जहां से आपको सस्ता माल मिले, जो आपसे जहां से आपसे सबसे कम आपको टैरिफ पे करना पड़े, ट्रांजिट टैरिफ, वो आपको फायदेमंद होना चाहिए। और आप देखिए आपकी हटधर्मी से क्या होगा। बांग्लादेश आपको आउटडू कर देगा ग्लोबल मार्केट में, जहां तक टेक्सटाइल का सवाल है।
वैसे भी आप और आप बांग्लादेश में कंपैरिजन कीजिए, जो बांग्लादेश आपका हिस्सा था आज कहाँ और आप कहाँ है, उसकी जीडीपी कहाँ, आपकी जीडीपी कहाँ है। तो ये नुकसान किसको हुआ है? ये जो आपने जियो इकोनॉमिक्स को इग्नोर करके आपने जियो पॉलिटिक्स को प्राइम रखा और आपने अपनी जो पोजीशन थी जिसको आपने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, उसके कारण फायदा तो नहीं होना आपको अभी तक कुछ। 70 साल से आप वही कर रहे हैं। बाजवा साहब कह रहे हैं कि हमने 70 साल करके देख लिया, अब करके आप जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट कीजिए, लेकिन आपकी वो जो लॉबी है इस्लामाबाद वाली, वो उसको नहीं होने दे रही है। और कुछ रावलपिंडी में भी हैं लोग। वही तो मैं कह रहा हूं कि क्या कमर बाजवा साहब भी इतने कमजोर पड़ गए हैं जितने कि इमरान खान कमजोर हैं, कि आपकी जो जनरल चीफ अवामी स्टाफ की पहले जो उनके मुंह से निकली बात जो है वो तो इतने लोग मानते थे, आज क्यों उसकी मुखालफत हो रही है? तो कश्मीर के मुद्दे को छोड़ दीजिए, दफना दिया गया है, 370 दफना दिया गया है, और आप जानते हैं जो चीज दफना दी जाती है उसको दोबारा निकाला नहीं जाता, ना ही वो दोबारा निकल कर वापस आती है। तो इसलिए 370 को तो आपको भूलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। गुप्ता साहब आप बात कर रहे हैं कि भूलना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि एक इशू ऐसा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक जिसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन जो है, आप इसको कह सकते हैं कि एक मसला है। बहरहाल इसको किस तरीके से हल करना है ये एक अलग इशू है और ये एक और बात है। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा और बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुप्ता साहब ने बात की कि पीओके या जो जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, ये लोग पीओके कहते हैं, हम उसको आईओके कहते हैं जो इनके यहाँ कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान। ताल्लुक इन इलाकों का सीपेक से है। सीपेक एक जिसको गेम चेंजर कहा जाता है कि यार बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी, इसकी वजह से इकोनॉमी बेहतर होगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जब हम इसको पिछले 2-3 सालों में देखते हैं तो ये बजाय आगे के लगता ऐसे है, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, या मैं एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बेहतर बता सकते हैं, क्या हम आगे की तरफ इसको लेके जा रहे हैं या रिवर्स लगाया हुआ हमने इसमें? जहां तक सीपेक का ताल्लुक है तो दोनों मुल्कों के दरमियान, खुसूसन पाकिस्तान और चाइना का जो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, उसमें 6 कॉरिडोर है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट एंड स्मार्टेस्ट कॉरिडोर जो है वो सीपेक है, क्योंकि सिर्फ 2 मुल्क है, एक पाकिस्तान है, और फिर चाइना को एक एक्सेस मिलता है इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर कि वो हॉट वाटर तक पहुंचता है, और फिर जो ऑयल का रिजर्वायर है वो वहाँ पर मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि चाइना का जो वेस्टर्न रीजन है जिसको वो डेवलप करना चाहता है, तो वो इसके ज़्यादा संख्याक जो है करीब पड़ता है। तीसरी बात ये थी कि एक ऐसा कॉरिडोर है कि जिसमें आपका रेल, रोड, पाइपलाइंस और साइबर और इसके अलावा जो नेटवर्क है ये सारा कनेक्ट होगा। अब इसमें चाइना को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, लेकिन ये जिस रीजन से गुजर रहा है जहाँ पर कि आईओके है, या इसके अलावा जिस तरीके से अभी इंडिया और चाइना के दरमियान जो तनाव चला, और वो तनाव जो था वो दौलत बेग जो एक गांव है जो बहुत करीब है बॉर्डर के, इसके अलावा जो वैली है, फिर इसके लद्दाख है, तो वहाँ पर ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ? मेरे ख्याल में कि कुछ ऐसे इशारे मिल रहे थे कि इंडिया जो है वो कुछ अमेरिकन कैंप में कुछ ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, और एक चाइना के खिलाफ एक बुलवर्क के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तो है ही, उसके खिलाफ भी कोई किरदार अदा करना चाहता है। तो जाहिर है वहाँ पर इन्होंने फौजें भी, और फिर साथ साथ ये न सिर्फ कि इन्होंने कहा कि गुप्ता साहब को मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड अगर स्टेट करें तो वो ये है कि जब आप 370 और 35A को ख़त्म कर रहे थे तो उस वक़्त आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि हम आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को भी ले लेंगे, ये भी इंडिया के इंटीग्रल हिस्सा है, ये उन्होंने कहा था। दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि हम उसके लिए जो भी कुछ हो सका वो इस्तेमाल करेंगे। अब बात ये है कि हम 370 को भूल जाएं, आप कश्मीर पर लॉकडाउन कर लें, आप उनको इनके मुनिकेडो छोड़ दें, आप ह्यूमन राइट वायलेशन करें, वहाँ पर एथनिक क्लींजिंग करें, वहाँ पर एट्रॉसिटीज़ करें, और वहाँ पर ह्यूमन कॉरिडोर को
आप इंटरनेशनल इंटरवेंशन को, आप अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों को साइड से खिड़की से बाहर फेंक दे, फिर बाइलेटरलिज्म, फिर आप कंपोजिट डायलॉग, फिर कंप्रिहेंसिव डायलॉग, और ये सब पर आप एक स्टेप पीछे और 2 स्टेप पीछे चला जाए, और फिर मैं आपको एक रीजनल हेजमन मांग लूं, फिर आपको मैं इकोनॉमिक तौर पर आप बहुत लंबा हो जाता है, एक का एक जवाब दे दे तो अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी हम छोड़ दें, और फिर हम आपका एक तुफैली स्टेट बन जाए जिस तरह बांग्लादेश और बाकी को बनाना चाहते हैं। फिर आप जहां पर आपका मोदी साहब तस्वीर खींचता है, उसके बैकग्राउंड में जो तस्वीर है हसीना वाजिद के साथ, वो क्या डिपेक्ट करता है? ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है। यहाँ पर क्या आपके मोदी साहब ने नहीं कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहता? क्या हमारा आलू और प्याज और वहां पर कश्मीरियों पर ये हालत हो, ये दोनों चल सकती है? तो जाहिर है ये एक तरफा नहीं होता, और यही बात थी कि जो ओपनिंग हुई थी वो गलत हुई थी। जहां तक सीपैक का ताल्लुक है, ये दोनों मुल्कों का शहराग है। एक शाहराग से जो परेशान है, अमेरिका परेशान है, इंडिया परेशान है, वो अगर इसको रोकना चाहेंगे तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसको कमाएं। जी बिल्कुल सही है। इसके ऊपर गुप्ता साहब का टेकलिंग है। गुप्ता साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? यस, मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की बात करना चाहता हूँ। जो भी ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, जो इनका जाति नजरिया होगा, मुझे नहीं लगता कि ये हकूक से या हक सच्चाई से भरा हुआ है। पहली बात, इन्होंने बात की एथनिक 2019 के रेजोल्यूशन की जो हमने पास किया पार्लियामेंट में, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट था, इंडियन पार्लियामेंट ने उसको रद्द किया है। ये प्रॉपर पार्लियामेंट प्रोसीजर से किया गया है, डेमोक्रेसी में यही होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया गया है, इसलिए इसके में कोई गलती नहीं है, ना ही इसको कोई गलत करार दे सकता है। दूसरी बात, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था, बिल्कुल साफ कहा था, सही कहा था, और इसलिए कहा था क्योंकि ये हमारी पार्लियामेंट का 1994 का रेजोल्यूशन है। उसमें भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी, उसमें कांग्रेस पार्टी पावर में थी, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन यकतरफा दोनों हाउसेस के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा में, यह रेजोल्यूशन पास किया गया था कि पीओजे के हमारा इंटीग्रल हिस्सा है, हम इसको वापस लेंगे। और यही नहीं, हमने 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा बनाया है, उसके अंदर ये जो इलाके हैं उनको हमारे नक्शे के अंदर हमने दिखाया है, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं और हम इस बात को, इसको डिनाई नहीं करते हैं। इसलिए ये कहना कि ये हमने गलत किया है, गलत है। दूसरी बात, एथनिक क्लींजिंग और कर रही है, आप कर रहे हैं बलूचिस्तान में, आप कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तभी लोग वहां से भाग के दूसरी जगह जा रहे हैं। कश्मीर से कोई अभी तक भागा नहीं है, कोई कश्मीरी कश्मीर छोड़ के बाहर नहीं गया है। अगर गया है, एथनिक क्लींजिंग कश्मीर में हुई है तो हिंदुओं की हुई है, कश्मीरी पंडितों की हुई है, वो भी पाकिस्तान के कहने से। वहां पे जिहादी कल्चर जो लेकर आए, कश्मीरियों को उन्होंने जो जिहादी कल्चर सिखाई, गन कल्चर सिखाई, वहां से हिंदुओं को निकाला गया, ये था एथनिक क्लींजिंग। अब कौन सी एथनिक क्लींजिंग है वहां पर? कौन सा कश्मीरी मुसलमान कश्मीर छोड़कर बाहर गया? एथनिक क्लींजिंग का सबसे पहला ये निशानी जो होती है, निशानदेही ये होती है कि लोग उस इलाके को जहां पर क्लींजिंग हो रही होती है वहां से छोड़ के भाग जाते हैं, फ्यूजेस बन जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, ना ही कुछ ऐसा हुआ है। जमीन की हकीकत आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं। कश्मीर एक खुशहाल खित्ता है, जम्मू कश्मीर का भारत का एक खुशहाल खित्ता है, वहां पर तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लोग खुश हैं। आप सब इस प्रकार के नैरेटिव बना के गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रही है। जो ह्यूमन राइट वायलेशन आपके इलाके में हो रही है, आप उसकी तरफ ध्यान कीजिए। हमारे तरफ कुछ नहीं हो रहा है। जो किया गया फाटा के अंदर, उसको याद कीजिए। अपने इलाके के अंदर आपने एरियल हवाई जहाज इस्तेमाल किए, आपने तोपें इस्तेमाल की, आपने टैंकें इस्तेमाल की, ये है ह्यूमन राइट वायलेशंस। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं की है। इसलिए ये गलत बयानबाजी है, गलत नैरेटिव है, इसको प्लीज स्प्रेड मत कीजिए। और जहां तक सीपेक का सवाल है, ये हमारी सॉवरेनिटी का सवाल है। हमने बार बार कहा है, हम सीपेक या ब्रिक के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप एक डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर आप एक दूसरे देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, आप उसके बीच में, उसके थ्रू ये कॉरिडोर नहीं बना सकते हैं। और यह भी बात सही है कि भारत कोई किसी के खेमे में नहीं जा रहा है। भारत बायलैटरल रिलेशनशिप में बिलीव करता है, बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। हमारे रूस के साथ भी अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, हम चीन के साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं,
ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे संबंध है, जापान के अच्छे संबंध हैं, बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध हैं। हम बायलेटरल रिलेशंस के ऊपर बिलीव करते हैं, और इसीलिए जो चीन की सोच है, अगर आप कह रहे हैं कि चीन ये सोचा कि अमेरिका के खेमे में जा रहे हैं इसलिए उन्होंने लद्दाख में किया, वो नहीं है। उसने लद्दाख में किस लिए किया है वो आप जानते हैं। वो बेसिकली अक्साई चीन को डेप्थ देना चाहता है और चाहता है कि अक्साई चीन हमेशा उसके पास रहे। हमने ये भी बोला है कि अक्साई चीन उसका हिस्सा नहीं है। ये भी उस पार्लियामेंट में 5 अगस्त को बोला गया था कि अक्साई चीन भी उसका हिस्सा नहीं है, और जो हिस्सा पाकिस्तान ने जबरन चीन को दे दिया है वो भी गलत है, वो भी उसका हिस्सा नहीं है। ये हमारे हिस्से हैं और हम इसको कबूल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने एक बात की, गुप्ता साहब आपने एक बात की कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रही, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही है, लेकिन ये रिपोर्ट्स आती हैं, आप भी पढ़ते होंगे, हम लोग भी यहाँ पाकिस्तान में और दुनिया जहान के लोग पढ़ रहे होते हैं कि क्या हुआ। 1.5 साल तक फिर कर्फ्यू क्यों नाफिज किया गया उस कश्मीर के अंदर जहां पे आप कहते हैं बिल्कुल होगी खुशहाली। डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको बिल्कुल चैलेंज नहीं करूंगा, जितना मुझे पता है डेवलपमेंट बिल्कुल हुई है, इसमें कोई शक नहीं, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा डेवलपमेंट के हवाले। यूसुफ साहब, 1.5 साल तक कर्फ्यू नहीं रहा। कर्फ्यू सिर्फ पहले 1 हफ्ता रहा था, उसके बाद कोई कर्फ्यू नहीं था कश्मीर के अंदर। ये भी गलत रिपोर्टिंग है, आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए। नहीं, मैं आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। सिर्फ 1 हफ्ता कर्फ्यू रहा था वैली के अंदर, उसके बाद कर्फ्यू हटा दिया गया था, कोई कर्फ्यू नहीं था। हाँ, पॉलिटिकल डिटेनीज को डिटेन किया गया था। पॉलिटिकल डिटेनीज को इसलिए डिटेन किया गया था कि खतरा था कि वो शायद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी थी लोगों के जान माल को बचाना। सरकार वहां पर हिंसा नहीं चाहती थी। सरकार नहीं चाहती थी कि कुछ लोग जो कि बिक चुके हैं वो वहां पर इस प्रकार की हिंसा करवाएं और लोगों का खून बहे, क्योंकि लोग, उन्होंने कहा था कि अगर आप 370 हटाएंगे तो हम यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसको प्रीएम्प्ट किया गया और आपने देखा कि उस दौरान कश्मीर में कोई इस प्रकार का वारदात नहीं हुई। अच्छा सर, बिल्कुल आपने कहा कि कुछ लोग बिक चुके हैं, बाकियों का तो हमें पता है कि वो पाकिस्तान, सुना है, सुनने में यही आता है कि पाकिस्तान ने खरीदे हुए, लेकिन महबूबा मुफ्ती और शेख फैमिली जो है उनके तो वो लोग हैं कि वो आपके दिल्ली के पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, एक दफा नहीं कई दफा दिल्ली में उनके घर हैं, तो पहले वो नहीं बिके थे, अब 370 और 35A के बाद वो लोग बिके हैं। ये मेरा सवाल है, ये मैं आपसे टेक लूंगा, लेकिन पहले मैं ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब की तरफ जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, गुप्ता साहब ने एक बात की, एक तो कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि यार नथिंग इज गोइंग ऑन ओवर देयर, एवरीथिंग इज फाइन, लोग बड़े खुश हैं, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रही, बल्कि वो बलूचिस्तान में, खैबर पुख्तनख्वा में और फाटा, आप वहां से बिलोंग करते हैं, मेरी मदर उस इलाके से जहां से आपका ताल्लुक है, वहां से लोगों के साथ इन्होंने कहा कि वहां पे जहाज इस्तेमाल किए गए या फिर जो भी कुछ हुआ, एज ए सोल्जर आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक उस इलाके से, ईद बकरीद ईद पे आप मतलब जाते रहते हैं, मेरा तो चलो कम जाना होता है, मैं भी जाता हूं, लेकिन आप क्या कहेंगे इस बारे में जो रिजर्वेशंस उठाई हैं, जो क्वेश्चंस उठाए हैं ब्रिगेडियर गुप्ता साहब ने? जी, जहां तक फाटा का ताल्लुक है या पाकिस्तान में बाकी जो इंसर्जेंसी की बात थी या पाकिस्तान में जो वायलेंस आया, और तो ज़ाहिर है ये 9/11 के बाद है, और 9/11 जो भी उसको हम कहें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या जो भी था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने वो अभी हमारे लिए एक ताना बना हुआ है कि एक फ़ोन कॉल पर कोलैप्स हो चुका था। मैं उसको मानता हूँ कि हमने ये गलती की थी और हम अमेरिकन के बैंड वैगन पे इतने चढ़ गए कि उससे हमें जो नुकसान हुआ वो शायद अमेरिका को उतना नुकसान नहीं हुआ। 130 बिलियन से ज़्यादा डॉलर का नुकसान, इसके अलावा 70-80 हज़ार बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। और तीसरी बात ये थी कि हमारे जितने सरहदात थे और हमारे जितने भी सूबे थे सारे गैर महफूज हो गए। हमारे मस्जिदें, हमारे बाजार, हमारे स्कूल, हमारे जितने भी वो थे वो गैर महफूज हो गए। अब ये जंग एक अखाड़ा बन गया और उस अखाड़े में ये नहीं है कि इंडिया बिल्कुल साइड पर बैठा हुआ था और बड़ी अमन की बांसुरी बजा रहा था। उसको जाहिर है कि एक आर्च राइवल है, उसने अफगानिस्तान के सरजमीन को, इसके अलावा ईरान के सरजमीन को और इसके अलावा बाकी जो रीजनल ममालिक थे वहाँ से, और इसके अलावा जो यूरोपियन डिसइंफॉर्मेशन लैब था, ये सारी चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया। एक एनिमी थे, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, उनके हाथ खुले हैं,
लेकिन ये जो डिस्टेबलाइजेशन आई, वहाँ पर जो वायलेंस आया, वहाँ पर जो महम हुआ, वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ, वो ह्यूमन ट्रेजिडी हो या इसके अलावा हम ये भी गिला करते हैं कि पाकिस्तान ने ड्रोन को क्यों इजाज़त दी कि वहाँ हमारे पाकिस्तान में हमारे कबायली हमारे पाकिस्तानी है उनको मारते थे। इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ और इससे इत्तेफाक करता हूँ कि जहाज़ का इस्तेमाल, तोप का इस्तेमाल, टैंक का इस्तेमाल ये कोलेट्रल डैमेज करता है, और कोलेट्रल डैमेज क्योंकि ये पिन पॉइंट नहीं है, ये एरिया वेपन है, और ये पिन पॉइंट या वो वेपन नहीं है, तो इससे हुआ है। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे मासूम जानों का नुकसान हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें थी, ये सिर्फ हमारी डूइंग नहीं थी। हम ऐसे जंग में फंस गए और इस तरीके से हमें उलझाया गया कि हमने इस जंग के बारे में पूरी स्ट्रेटजी, पूरे खेल को नहीं समझा था, और यही थी कि हमारी जंग नहीं थी, हमारी जंग बना दी गई। जब बना दी गई तो फिर कोई एक गुप्ता साहब हमारे आर्मी एक सोल्जर थे, समझे हुए आदमी, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अनकन्वेंशनल, सब कन्वेंशनल वार को अगर कन्वेंशनल मोड पर लड़े तो फिर जाहिर है उससे ये डैमेज होता है। अनफॉर्चुनेटली हमने भी ये अनकन्वेंशनल वार को कन्वेंशनल मोड पर लड़ा, तो तब हमें ये नुकसान हुआ और उसमें जाहिर है कि मासूम जानें ज़ाये हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 70-80% अभी रिकवर कर गए। लेकिन ये है कि इंडिया, अगर अफगानिस्तान भी अभी पाकिस्तान एक पीस फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है, अगर इंडिया गेम स्पॉइलर का किरदार न करे, वो अगर बलूचिस्तान की जिस तरीके से अजीत दोल बात करता है, जिस तरीके से मोदी साहब बात करते हैं कि हमें उधर से आवाज़ें आ रही है और और हम उनको ये 1 लाख रुपए देंगे, हम 2 लाख रुपए, ये रिकॉर्ड पर है। ये किस किस्म की लैंग्वेज है? ये एक रिस्पॉन्सिबल नेबर की बात है? ये एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाली बात है? क्या आप जो हमें मुझे ताना दे रहे, इस ताने में, इस डिस्ट्रक्शन में, इस खून खराबे में, ये स्कॉर्चर पॉलिसी में आपका हिस्सा नहीं है? क्या कश्मीर में स्कॉर्चर पॉलिसी नहीं है? क्या लैंड ग्रैबिंग जो हो रही है आरएसएस और वहाँ पर जो हिंदू प्रसाद और बाकी शरणार्थियों को बसाया जा रहा है, वो ये नहीं है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के खिलाफ नहीं है? उसको आप नहीं मानते। आपका अगर इतना दमखम है, इतना पीठ ठूंक रहे हो, इतना चिस्ट आगे करके निकल रहे हो, तो कल ऐलान कर दो कि हम जितने भी करारदाद हैं कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के, उसको न मानते हैं, और हम इसको आइंदा इसका अगर जिक्र होगा तो उस अक़वाम मुत्तहिदा से हम उसका प्रोटेस्ट करेंगे। ओके सर। अच्छा गुप्ता साहब, आप इन शॉर्ट इनको जवाब दे दे, फिर एक लास्ट सवाल आपसे मैं करूंगा सर। मैं ब्रिगेड साहब साहब को 2 चीजें बताना चाहता हूं सर। पहली बात, इन्होंने बात की यूएन करारदाद की। देखिए, यूएन करारदाद को वायलेट किसने किया? यूएन करारदाद को वायलेट पाकिस्तान ने किया, कि उसमें कंडीशन थी कि पाकिस्तान की फौज जो है वो हटाई जाएगी ऑक्युपाइड टेरिटरी से। पाकिस्तान की फौज ने ना सिर्फ ऑक्युपाइड टेरिटरी नहीं छोड़ी, बल्कि वहां पर उसको पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा बना लिया उसका। ये पाकिस्तान, ये यूएन करारदाद की वायलेशन है। भारत ने नहीं कोई वायलेशन किया, भारत तैयार था मानने के लिए, लेकिन आपने उन करारदाद को नहीं माना। पाकिस्तान इज नॉट एक्सेप्टेड एंड फॉलोड द यूएन रेजोल्यूशंस, दैट इज वन। सेकेंडली, ये जो आप बात कर रहे हैं लैंड ग्रैबिंग और एथनिक क्लींजिंग की और आरएसएस की, सरासर गलत है। प्लीज, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको कहता हूं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इस नैरेटिव को मत सुनिए और ये गलत है। कोई किसी प्रकार की लैंड ग्रैबिंग वहां पर नहीं हो रही है। 1 इंच ऑफ लैंड भी अगर कश्मीर के अंदर बेची गई है तो आप बताइए, कोई भी हिंदू वहां पर लाका बसाए गए हैं तो आप बताइए। अगर आप उसका एविडेंस दे सकते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको, कि अगर जो भी एविडेंस देंगे उसके बाद आप जो भी सजा देंगे मैं लेने को तैयार हूं। कोई बिल्कुल सरासर झूठ है ये। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। सर, लास्ट ईयर 15,000 डोमिसाइल्स जो दिए गए थे हिंदुस्तान के बाकी लोगों को कश्मीर में, क्या वो एक सबूत नहीं कह सकते आप उसको? कोई 15,000 डोमिसाइल नहीं दिए गए, गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। एक ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना, आप जो मर्जी बताइए। जो मीडिया में आता है वो गलत बात है ना, आप उसको देखिए। सॉरी, स्पिन डॉक्टरिंग आप जैसे मर्जी कर सकते हैं न्यूज को। हुआ क्या है, नया डोमिसाइल रूल बना है
और डोमिसाइल रूल में ये कहा गया है कि जो इतने साल तक यहाँ पर रहा है, जम्मू कश्मीर में रह रहा था, उसको जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए हक है और कुछ नहीं है जी। या ये कश्मीर और के ये वो लोग हैं जो कि ना कि कश्मीर में नहीं, जम्मू में रह रहे हैं, ज्यादातर लोग जम्मू में रह रहे हैं। ये हमारी मध्य प्रदेश, बिहार और इसमें काफी मुसलमान हैं, राइट। इसमें एक ही उसके नहीं है। जो भी यहाँ पर रह रहा था लगातार 15 साल से, वो हकदार है। ये है डोमिसाइल रूल। कोई बाहर से लाकर नहीं बिछाया गया है, कोई किसी को लेकर नहीं आए हैं, किसी को जबरदस्ती कश्मीर नहीं भेजा गया है। अगर वो कश्मीर में 15 साल से रह रहा था तो वहां पर वो हकदार है। वैसे भी कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, नौकरियां तो जम्मू कश्मीर सरकार ने देनी है। तो ये है, कोई 15,000 लोग कहीं बाहर से नहीं लाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं, लेकिन जस्ट मैं आपको सिर्फ बता दूं, जिन जिन ने ये स्टोरी, मतलब 29 जुलाई 2020 की स्टोरी है conversation.com की, वो कहते हैं कश्मीर न्यू डोमिसाइल रूल स्पार्क फ्रेश एंगर अयर आफ्टर इंडिया रिमूव्ड रीजन्स स्पेशल स्टेटस। ये रिपोर्ट, मतलब मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आपने शायद पढ़ी हो या अगर नहीं गुजरी नजर से तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन खैर इस इशू से निकलते हैं। सरासर झूठ है, मैं कह रही हूँ सरासर झूठ है, रॉन्ग रिपोर्टिंग है। ये कोई ऐसा नहीं किया गया है। एक्चुअली समझा दिया आपको मैंने, डोमिसाइल एक्ट समझा दिया। डोमिसाइल एक्ट का क्या मतलब है जो बनाया गया है, वो मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्टली, मैंने बिल्कुल सुन लिया सर। मैं वो ये कह रहा हूं कि क्योंकि एक मीडिया हाउस रिपोर्ट करता तो शायद फिर मतलब हो सकता था कि कोई कह सकता है कि हाँ पाकिस्तान ने किया होगा या किसी और कंट्री ने, या फिर हो सकता है कि वैसे ही मतलब उन्होंने ये किया हो कि हुकूमत के खिलाफ वायलेंस क्रिएट करने के लिए या किसी, लेकिन ये मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट है। खैर इस पे किसी और दिन हम शो रखेंगे सर, स्पेशल शो रखेंगे इसके ऊपर सर। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बैटल ऑफ नैरेटिव्स चल रहा है, नैरेटिव्स काउंटर नैरेटिव, बिकॉज़ वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पर जो कि स्टेटस को चाहते हैं। बिल्कुल सर, इस पे कोई डिटेल, क्योंकि सिर्फ कश्मीर वाले इशू एक अलग से हम डिस्कस कर लेंगे कभी किसी दिन, तो वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अच्छी डिस्कशन हो सके, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और ब्रिगेडियर से नजीर साहब के, क्योंकि आप वहां पे बैठे हुए हैं तो यकीनन आप ऑन ग्राउंड है, तो आप हमें फिर बताएंगे उस हवाले से। लास्ट क्वेश्चन है सर गुप्ता साहब, जी गुप्ता साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन है, फिर ब्रिगेडियर से नजीर साहब से भी उनका टेक लूंगा। चाइना एंड ईरान आपस में उन्होंने अभी जो एक हफ्ता पहले मतलब कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह किए और नई इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहां पे चाबहार हो या मुख्तलिफ जगहों पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेलवे कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान है, उसके अंदर कैसा देखते हैं इस रीजन के लिए, या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसा देखते हैं इस चीज को सर? देखिए, चाइना जो है इज ए ओल्ड और द मॉडर्न अवतार ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें चाइना को उसी नजर से देखना चाहिए, पाकिस्तान को भी उसी नजर से देखना चाहिए। चीन को, पाकिस्तान उसका खमाजा भुगत रहा है। ब्रिगेडियर साहब ने सीपेक का जिक्र किया था, सीपेक के क्या आपने देखा, ग्वादर पोर्ट जो है आपका, वहां पे कोई भी सिविल जो है बाहर के जहाज नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जंगी जहाज हैं चीन के, इसलिए आपको कोई वहां पे रेवेन्यू अर्न नहीं हो रहा है। इतना बड़ा पोर्ट आपने बना दिया पर कोई रेवेन्यू अर्निंग नहीं है वहां से। क्यों नहीं है? क्योंकि चीन उसको अपनी पर्पस, मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा ही सीपेक का भी होगा। चीन स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए सीपेक बना रहा है, उसको इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान देखता रह जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा। ईरान की तरफ से स्ट्रेटेजिक मूव है, वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। अब अमेरिका की तरफ से कुछ ऑफर्स आई हैं, अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है, व्हाट फाइनल शेप इट टेक्स। मेरी नजर में ये कोई परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं है चीन और ईरान के बीच में, इट इज अ स्ट्रेटेजिक मूव। ओके सर। सर लास्ट इन शॉर्ट आपसे, ब्रिगेडियर से नजीर साहब आपसे, उन्होंने जब स्टेटमेंट आई है दोनों फॉरेन मिनिस्टर की, तो उन्होंने, चाइना ने कहा कि ईरान वो मुल्क है जो एक फोन कॉल पे देर नहीं हो जाता। मेरे ख्याल बड़ा एम्बैरेसिंग है, हमारी गवर्नमेंट तो उसको डिनाई करी कि किसी और के लिए कहा, लेकिन इस रीजन में हमें कोई और नजर इस किस्म का नहीं आता और न किसी के साथ इस किस्म का वाकया हुआ है। वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान के साथ हुआ, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो या श्रीलंका हो, पाकिस्तान वाहिद है जिसके साथ ये सारा कुछ हुआ है। आप कैसा देखते हैं उस बात को जो उन्होंने देर होने वाली बात की एक फोन कॉल से, और फिर चाइना एंड ईरान की जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है? देख लो, हम डिनाई कर ले या न कर ले, लेकिन वो एक फैक्ट है और ये ताना, ये स्टिग्मा हमारे साथ लगा रहता है और इस स्टिग्मे को जाहिर है कि फिर लाइफ टाइम रहता है, लोग उसको याद करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान का था तो वहाँ पर
मोदी साहब जब तस्वीर खींचते हैं तो वो पीछे वो तस्वीर सरेंडर की वो लटका देते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान में इंडिया काफ़ी चाबहार के रास्ते और इसके अलावा रेड ब्लड नेटवर्क को भी वो वहाँ पर बिछा रहा था, उनको कंस्ट्रक्ट कर रहा था। और दूसरी बात ही थी कि हमारे कंसर्न्स थे, क्योंकि कलभूषण यादव के इशू को अगर देखते हैं या इसके अलावा बलूचिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन में, तो हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे ईरान से उस बारे में। लेकिन जहाँ तक चाइना का ताल्लुक़ है, चाइना तकरीबन $400 बिलियन अगर उधर 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ पर उनको 20 साल के लिए तेल श्योर सप्लाई और मतलब है कि बड़े फ्रीज रेट पर उनको मिलेगा, तो ये दोनों सॉवरन मुल्क है, वो अपने तौर पर इक्तिसादी तरक्की या अपने, क्योंकि ईरान भी मसले में है, उन पर सैंक्शंस हैं, उनको इकनॉमिक ज़रूरत है, और जाहिर है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो फिर वो जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका ऊजिंग इफेक्ट होता है, और वो पाकिस्तान पर भी होगा, अफगानिस्तान पर भी होगा, और इसके अलावा तुर्कमानिस्तान बाकी एरिया पर होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल में कि इससे सीपेक के वजूद को या उसकी जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है उसको मजीद तक़वियत मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है इन्हिसार तो सीपेक पर होगा। तीसरी बात ये होगी कि उसके ज़रिए सेंट्रल एशिया को भी पाकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कॉरिडोर है, तो अफगानिस्तान में अमन आता है तो सीपेक और वो दोनों आपस में ब्रिज हो सकते हैं अफगानिस्तान के रास्ते। तीसरी बात ये है कि एक खतरा अलबत्ता ज़रूर है, अगर मेरे ख्याल में कि चाइना का जो विजन है वो कॉलोनियल नहीं है और नहीं वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली है, इसलिए कि वो अपने नेबर को सबसे पहले वो कहते हैं कि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट फ्री एनवायरनमेंट हो। दूसरी बात ये कि हम अगर अपने पसमानदा सूबों को या इलाकों को तरक्की दे रहे हैं तो इस तरीके से हमारे नेबर्स जो पसमानदा है या तरक्की के पीछे हैं उनको भी हम साथ लेकर चले जाएं, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो वो आप पर चढ़ दौड़ेगा, लेकिन अगर आपका पड़ोसी अगर वो तरक्की में है तो आपके साथ चल। अब ये इंडिया को क्यों एक बात नहीं पाता या उस पर इतराज है, ये भी तो दोनों सॉवरन कंट्रीज हैं, इनके दरमियान मुआहदा है। आप न्यूक्लियर डील कर ले अमेरिका के साथ, आप बेका कर ले अमेरिका के साथ, आपके पोर्ट पर वो आते रहे वो कर ले रहे, वो आप एक नेटो बना दे उसके लिए ये सब कुछ कर ले, वो तो जायज है, लेकिन दूसरे के लिए वो हराम है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलते। ठीक है सर, ठीक है, ये इनका एक तरीका है जो चला रहे हैं। ओके सर, टाइम खत्म है, लेकिन गुप्ता साहब मेरा ख्याल कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट 30 सेकंड है, प्लीज सर आप बात कर लें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि सीपेक चीन जो है वो बेनिफिट देना चाहता है पाकिस्तान को। आप गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों से पूछिए उनका क्या हाल है, उनकी जमीनें छिन गई, मुआवजा नहीं दिया गया है, उनके कल्चर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, उनकी लैंग्वेज को खत्म कर दिया जा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर लोग खुश नहीं है, मिनरल्स का मुआवजा उनको नहीं मिल रहा जो कि उनको मिलना चाहिए। ये सारी चीजें गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर हो रही हैं, वहां के लोग हाहाकार मचा रहे हैं। आप और पीओजे के अंदर किस प्रकार रोज आपके मुखालफत हो रही है और किस प्रकार मुजफ्फराबाद में आपने उसको एक बहुत बड़ी छावनी में तब्दील कर दिया पिछले एक हफ्ते के अंदर। ये हर जगह हर मोड़ के ऊपर आपने पुलिस और आर्मी की पिकेट्स लगा दी हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि लोग खुश नहीं है। लोग ना सीपेक से खुश है, ना आपसे खुश है, ना आपकी फौज से खुश है। थैंक यू वेरी मच सर। इस पे मजीद क्योंकि बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता साहब एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नजीर साहब, आप दोनों ने अपना कीमती टाइम दिया। होपफुली जो डिबेट हुई, बहुत सारी बातें हुई, एग्री एंड डिसएग्री हम कर सकते हैं आपस में, लेकिन ये कि एक अच्छी डिस्कशन होना जरूरी, और आइंदा भी कोशिश करेंगे कि गुप्ता साहब और ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब मुख्तलिफ इशू है, सीपेक का इशू हो जिस तरीके से क्वेश्चन रेज किए गुप्ता साहब ने, या फिर इस तरफ के कश्मीर का, उस तरफ के कश्मीर का इशू, इसके ऊपर एक अलग शो भी हम होपफुली नियर फ्यूचर में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर एंड बाय।